अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, या फिर आपको पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करके आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हो, तो आज मैं आपके साथ कुल 5 बुक्स की डिटेल समरी देने वाला हूं, जिससे कि आप बिल्कुल ही एब्सोल्यूट बिगिनर से एडवांस ट्रेडर और इन्वेस्टर बन जाएंगे। और वीडियो खत्म होने तक आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी जो आपको पेड कोर्सेज से भी नहीं मिलती है। ये वीडियो एक कंप्लीट कोर्स है क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट में मास्टर बनने के लिए। और जिन बुक्स की मैं समरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है क्रिप्टो करेंसी मास्टर बंडल, जिसे लिखा है मार्टिन क्वेस्ट ने। मार्टिन क्वेस्ट एक एक्सपर्ट क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर है और एक कमाल के ऑथर हैं। इनकी कोई भी पिक्चर्स आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी, जिसका ये भी मतलब है कि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच है, क्योंकि ये फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने में और लोगों को ट्रेन करने में। और इस वीडियो के पार्ट्स इस मास्टर बंडल के कंटेंट की तरह ही 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला बुक है द आर्ट ऑफ हॉडलिंग, अ बिगिनर्स गाइड टू क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। दूसरा बुक है द क्रिप्टो माइनिंग माइंडसेट। तीसरा है द आईसीओ अप्रोच, अ बिगिनर्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसी आईसीओ। चौथा बुक है क्रिप्टो करेंसी 101, योर गाइड टू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ट्रेड बिटकॉइंस, ऑल्ट कॉइंस एंड अदर ऑनलाइन करेंसीज। पांचवा बुक है ब्लॉकचेन डायनामिक्स, अ क्विक बिगिनर्स गाइड ऑन अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज। बुक नंबर 1, जिसे हम पार्ट 1 भी कह सकते हैं, द आर्ट ऑफ हॉडलिंग, अ बिगिनर्स गाइड टू क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सबसे पहले जानते हैं कि ये हॉडलिंग क्या होता है। आपने होल्डिंग सुना होगा, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को होल्ड करके रखना, जैसे कि शेयर्स या कोई भी कमोडिटी जैसे गोल्ड, जिसे कुछ साल के बाद आप उसे ज्यादा प्राइस में बेच सके। एक्चुअली हॉडलिंग एक स्पेलिंग मिस्टेक है। 2013 में बिटकॉइन टॉक फोरम, जो एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहां पर लोग बिटकॉइंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वहां एक गेम क्यूबी नाम का एक मेंबर ने गलती से ये लिख दिया था आई एम हॉडलिंग, जिसका ये मतलब है कि आई एम होल्डिंग। वो ये कहना चाहते थे कि नो मैटर मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए, मैं अपने बिटकॉइंस को होल्ड करके रखूंगा, उसे बेचूंगा नहीं। और ये छोटा सा मिस्टेक बहुतों के नजर में आ गया। उसके बाद ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हॉडलिंग टर्म का इस्तेमाल करने लगे। और इस स्पेसिफिक वीडियो से मेरा गोल यही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकें, जिससे कि आप ज्यादा पैसे भी कमा सके क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल में समझने से पहले ब्रीफ में समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और आज क्रिप्टो करेंसी का क्या डिमांड है पूरी दुनिया में। ये सब की शुरुआत हुई थी 1990s में। एक अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉम ने पहली बार एक ऑनलाइन मनी क्रिएट किया था नीदरलैंड्स में, जिसका नाम था डीजी कैश, यानी डिजिटल कैश। उस वक्त क्योंकि इंटरनेट का राइज बहुत फास्ट हो रहा था, तो डीजी कैश की पॉपुलैरिटी भी पूरी दुनिया में फैल रही थी। ये इतना न्यूज में आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेविड चॉम को $180 मिलियन का ऑफर दिया, क्योंकि उन्हें ये करेंसी खरीदनी थी। और उनका प्लान ये था कि दुनिया में जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे ये डीजी कैश को प्लेस कर देंगे, जिससे बोथ कस्टमर्स और कंपनी को फायदा मिले। लेकिन डेविड चॉम ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और ऑथर मार्टिन ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती थी डेविड की, जिस कारण 1998 में डीजी कैश कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो अब बैंकरप्ट हो चुकी है, यानी इनकी कंपनी डूब गई थी। तो ऐसे हुआ था फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी का एंड। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, और साथ ही सेकेंड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हो चुकी थी। अब दुनिया ऑल्टरनेटिव पेमेंट सोल्यूशन के बारे में फोकस कर रही थी, और बहुत सारे कंपनीज में एक कंपनी जिसने सबको पीछे छोड़ दिया वो था पेपाल, जिसके वन ऑफ द फाउंडर्स हैं इलॉन मस्क। पेपाल इसीलिए स्टैंड आउट किया क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था एक बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शंस का, और इसका सीमलेस ट्रांसफर सिस्टम की वजह से ये आज भी मार्केट में है और करोड़ों लोग इसे आज भी यूज करते हैं। 2008 के मार्केट क्रैश के बाद बहुत सारी इकोनॉमीज के लिए ये एक वेकअप कॉल था कि अब हमें ओल्ड फॉर्म ऑफ पेमेंट जो हम बैंक्स के थ्रू करते हैं उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार बस कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के गलत डिसीजन की वजह से हम अपने पैसे गवा सकते हैं। 2009 में एक अनजान पर्सन या कई सारे ग्रुप ऑफ पर्सन ने सतोशी नाकामोटो के नाम के द्वारा एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया, जो मार्केट में पूरी तरीके से फैल गया था। इस व्यक्ति या ग्रुप ऑफ व्यक्ति ने एक नए टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में थी, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं आज। ब्लॉकचेन के साथ ही साथ सतोशी नाकामोटो ने एक सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी, जिसे हम आज बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, वो भी लॉन्च किया। 9 फरवरी 2011 में 1
एक बिटकॉइन का प्राइस था $1 और आज इसका प्राइस ऑलमोस्ट है $45,000। ये प्राइस मैं 18 मई 2021 की प्राइस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका पीक $60,000 तक भी गया है। अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो आज एक बिटकॉइन इंडिया में ऑलमोस्ट 32,84,956 रुपीस का है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन बेसिकली दो वर्ड से बना है, ब्लॉक एंड चेन। ब्लॉक आपके क्रिप्टो करेंसी के डेटा को स्टोर करता है और चेन का मतलब है जब कोई दो ब्लॉक्स या कई सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अगर इसे मैं आपको और इजी वर्ड में समझाऊं तो बेसिकली ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है, जो कि पुराने डेटाबेस टेक्नोलॉजी से ज्यादा सिक्योर है। जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक के पास हमारी सारी डेटा कलेक्टेड है। अगर हम गूगल यूज करते हैं तो उनके पास भी हमारी डेटाज हैं, जैसे कि हमारा नाम, एज, जेंडर, लोकेशन और भी कई सारी चीजें उनके पास हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है कि इसका कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होता है, जिससे कि ऐसा कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो आपके डेटा को स्टोर कर सके। इससे जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में किसी के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई मिडिल मैन नहीं रहता है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप Amazon से कुछ ऑर्डर करते हो तो जब आप पैसे पे करते हो तो वो पैसे आपके बैंक के थ्रू सेलर के अकाउंट में चले जाता है, यानी यहाँ आपका बैंक एज अ मिडिल मैन काम कर रहा है। और इस ट्रांजेक्शन को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अपने बैंक के सिस्टम पे रिलाई करना पड़ेगा, लेकिन यही चीज ब्लॉकचेन में नहीं होती है। इसमें आप डायरेक्टली किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और आपको बैंकिंग सिस्टम और सर्वर्स पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। 2009 के बाद ब्लॉकचेन और बिटकॉइंस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। इससे और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गए। अगर आज की बात करें तो 4,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है मार्केट में, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। अब शायद आप मुझे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि बिटकॉइन तो बहुत फेमस है और इसके बारे में सबने कभी ना कभी सुना ही होगा, और कोई ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जिसका एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए हम सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी इथेरियम के बारे में कुछ सीखते हैं। इथेरियम, जिसे कॉमनली ईथर कहते हैं, ये एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ब्लॉकचेन एप्स बना सकते हैं। ये भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स होती हैं जो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। इथेरियम को विटालिक बुटेरिन ने लॉन्च किया था जुलाई 2015 में और बहुत कम टाइम में इथेरियम को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था बिजनेस और कंज्यूमर्स और डेवलपर्स कम्युनिटी से, क्योंकि ये एक कमाल का प्लेटफॉर्म है और डेफिनेटली एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $500 बिलियन। इथेरियम की वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स ने अपने खुद का क्रिप्टो करेंसी क्रिएट किया। तो आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। सबसे बड़ा मोटिवेशन जो क्रिप्टो करेंसी के डेवलपमेंट को बूस्ट कर रहा है वो है एक नए तरीके से फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स को रिमूव करना और ट्रेड और फाइनेंस को और इजी करना। हजारों क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है फिलहाल। हो सकता है कि सारे ही रेवोल्यूशनरी ना रहे, लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसीज डेफिनेटली आने वाले सालों में भी रहने वाला है और ये एक चेंज लाने वाला है कि हम कैसे किसी को पे करते हैं या किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं, और इन जनरल बैंकिंग सिस्टम भी चेंज होने वाला है फ्यूचर में। डिजिटल फाइनेंस आने वाला फ्यूचर है अगर हम टॉप एक्सपर्ट्स की बात माने तो ये था ब्रीफ में ओवरव्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, जिसमें आपने ये सीखा कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे हुई, जहां पे हमने डीजी कैश के फेलियर के बारे में सीखा। उसके बाद कैसे सतोशी नाकामोटो, एक बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति, ने कैसे ब्लॉकचेन और बिटकॉइंस को लॉन्च किया जो एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म में काम करता है। उसके साथ ही साथ हमने इथेरियम के बारे में सीखा और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है ये भी हमने जाना। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ मनी है जिसे हम यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने या बेचने के लिए। ऑथर ने मनी को डिफाइन किया है, मनी इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स, यानी पैसे किसी दूसरे चीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फोन की क्या वैल्यू है इसे हम एक प्राइस से डिसाइड कर सकते हैं, यानी 40,000 का फोन ये रिप्रेजेंट करता है कि उसकी वैल्यू क्या है, और जाहिर सी बात है कि वो एक 10,000 के फोन से बेटर फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो जाती है अगर उसे हम किसी वैल्यू से रिप्रेजेंट ना करें। इसीलिए पैसे हमें किसी और चीज की वैल्यू बताती है। पहले लोग नमक, गेहूं, शेल
या गोल्ड कॉइन से किसी भी चीज के वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। मान लीजिए कि आपको एक बिस्किट का पैकेट खरीदना है ग्रोसरी स्टोर से, तो क्या आप 10 केजी नमक कैरी कर सकते हैं अपने साथ? और अगर फ्यूचर में फिर से एक महामारी आ गई और आपको पूरे महीने का राशन खरीदना है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कितनी नमक की बोरियां कैरी करनी पड़ सकती है अगर नमक को आप एक मोड ऑफ पेमेंट यूज करें तो? इसीलिए कुछ सेंचुरीज पहले हमने मनी के कॉन्सेप्ट को यूज किया जो इजी टू कैरी हो और साथ ही साथ सबके लिए फेयर हो। यानी ऐसा ना हो कि आपको 10 लीटर पानी के लिए अपने जूते देने पड़े, जो पहले बार्टर सिस्टम में हुआ करता था। ऑथर अब हमें फिएट मनी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिएट मनी उस पैसे को कहते हैं जिसे गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है और उसकी वैल्यू भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। जैसे कल को आप किसी भी पेपर में 100 रुपए लिखकर दुकान से कुछ खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो एक लीगल टेंडर नहीं है। और डिजिटल मनी वो पैसे हैं जो लीगल टेंडर हैं और जिन्हें आप डिजिटली स्टोर करते हो। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया तो बहुत ही अच्छी चल रही है फिएट और डिजिटल मनी से, अब एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड करेंसीज की भला जरूरत ही क्या है? क्यों ना डिजिटल मनी और इसके सिस्टम को और बेहतर किया जाए। लेकिन ऑथर का कुछ अलग मानना है। द रीजन क्रिप्टो करेंसी काम आने वाला है क्योंकि नंबर 1, इसमें लो रिस्क ऑफ डिसरप्शन है। डिसरप्शन यानी डिस्टर्बेंस या टेक्निकल प्रॉब्लम्स होना। डेविड जॉन ग्रैंडी, जो ग्लोबल ब्लॉकचेन हेड है दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक डैंक्स बैंक के, वो ये कहते हैं कि एक ही तरीका है ब्लॉकचेन को बंद करने का या इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने का, वो है जब आप पूरी दुनिया का इंटरनेट को बंद कर दे, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है आज की डेट में। दूसरा रीजन है कि क्रिप्टो करेंसीज काम करता है क्योंकि ये इम्पॉसिबल टू फेक एंड इम्पॉसिबल टू कंट्रोल है और डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज्ड है, जिस कारण आने वाले टाइम में आप भी इसे यूज करने वाले हो। अब इस बुक यानी पार्ट 1 के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में आते हैं, जो है क्रिप्टो करेंसी प्री होल्डिंग स्ट्रैटेजीज। यानी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें करनी होंगी जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न मिले। 2 स्ट्रैटेजी है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की। पहला है लॉन्ग टर्म अप्रोच और दूसरा है शॉर्ट टर्म अप्रोच। लॉन्ग टर्म में आप अपने क्रिप्टो करेंसी को 1 साल या उससे अधिक टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। वही शॉर्ट टर्म में, जिसे ट्रेडिंग कहते हैं, उसमें आप एक दिन या विद इन हफ्ते या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को बेच देते हैं। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन इस बुक में लॉन्ग टर्म अप्रोच पर ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि शॉर्ट टर्म अप्रोच में आपको हमेशा ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा और अपना काफी टाइम देना पड़ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप मेहनत इन्वेस्ट करने से पहले करते हैं और फिर बस नॉर्मली चेक करते हैं और अपडेट लेते रहते हैं। प्री होल्डिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1, या फिर जिसे हम कह सकते हैं प्री होल्डिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1, वो है आस्क योरसेल्फ व्हाई। ऑथर आपसे सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए कहते हैं, जिसमें आपको अपने आप से ये पूछना है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में क्यों इन्वेस्ट करना है। और भी तरीके हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज या नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना। मैंने जब ये अपने आप से पूछा तो मेरा आंसर था क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचरिस्टिक है और डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा है, जहां पर मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करके रखना चाहिए क्योंकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो कि यार काश मैंने 2021 में क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया होता। इसीलिए आप भी अपने आप से ये क्वेश्चन करिए और कमेंट भी करिए कि आपको भला इस वर्ल्ड में एंट्री लेनी ही क्यों है। आपके लिए हो सकता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने हैं या फिर आपको 2 साल बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी चाहिए जो आप इसमें इन्वेस्ट करके कमाना चाहोगे। दूसरा प्री होल्डिंग स्ट्रैटेजी है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मोर देन 20% इंक्रीज इन 2 to 3 years। इसी तरह आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको रियलिस्टिकली कितना मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। अगर आपको 12 to 18% तक का रिटर्न चाहिए तो आप इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपको बिल्कुल सेफ रिटर्न चाहिए और अगर आप 7% से भी आप सेटिस्फाइड हो तो उसके लिए आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करें, जहां मैक्सिमम पैसे इंडेक्स फंड में, फिर स्टॉक्स में, फिर एफडीज या बॉन्ड या ई गोल्ड में, और उसके बाद जो कुछ पैसे बच गए हैं उसे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए। तीसरा प्री होल्डिंग स्ट्रैटेजी है रिस्क एपेटाइट। क्रिप्टो करेंसी में उतने ही पैसे इन्वेस्ट करिए जो अगर बिल्कुल ही जीरो हो जाए तो भी आपके फाइनेंशियल लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। चौथा प्री होल्डिंग स्ट्रैटेजी है रीड व्हाइट पेपर्स। वीडियो की शुरुआत में मैंने व्हाइट पेपर का जिक्र किया था। बेसिकली इसे ICO कहते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जो बिल्कुल सिमिलर है IPO से।
यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च होने से पहले एक स्टेटमेंट जारी करती है और एक इनिशियल ऑफर के साथ मार्केट में एंट्री लेती है, जिससे कि वो अपने फंड को रेज कर सके। और एक आईसीओ में ये फॉलोइंग पॉइंट्स होनी ही चाहिए, यानी उनका विजन, वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उनका यूएसपी क्या है और वो कैसे अपने टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आईसीओ सब्सक्राइबर के साथ, उनकी टीम कैसी है और लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या करनी पड़ेंगी इसे लेने से पहले, और भी बहुत सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। अगर प्री होल्डिंग स्ट्रैटेजी को समराइज करें तो आपको अपना वाई जानना जरूरी है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और एंड में आपको ऑथर ने कहा है कि आपको व्हाइट पेपर्स रीड करना है जो बेसिकली है आईसीओ। ये है इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट जो हर किसी को करना चाहिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिकलिटी पे, यानी क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग स्ट्रैटेजीज। जब आपने थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो अब हम सीखने वाले हैं मैक्सिमम रिटर्न कैसे अचीव करें। स्ट्रैटेजी नंबर 1 है यूज द मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न टू चूज योर क्रिप्टो करेंसीज। मान लेते हैं कि आपने 3 क्रिप्टो करेंसीज को चूज किया, बिटकॉइन, इथेरियम और लिटकॉइन, जिनका एवरेज एनुअल रिटर्न है 30%, 20% एंड 25%। और एग्जाम्पल के तौर में मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 18%। तो अब आप बताइए कि इन 3 क्रिप्टो करेंसीज में से आपको कौन से में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्या वो बिटकॉइन है या इथेरियम है या लिटकॉइन। क्योंकि आप देख सकते हो कि इनका जो एनुअल रिटर्न है वो है 30%, 20% एंड 25%। मैक्सिमम लोग ऑफ कोर्स बिटकॉइन के बारे में सोचेंगे, जैसे मैंने भी सोचा था, लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि हम सिर्फ एनुअल एवरेज रिटर्न के आधार पर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमें कौन सी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है। हमें कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए जिससे कि हमारे पैसे सेफ रहें और ग्रो भी करें, और हमारा जो गोल है वो भी हम अचीव कर सके बड़े आराम से। ऑथर कहते हैं टू ऑप्टिमाइज योर चांसेस ऑफ बीइंग एबल टू अचीव योर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यू विल नीड टू चूज इन्वेस्टमेंट हुज मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट और फोरकास्टेड फ्यूचर रिटर्न्स इक्वल्स और एक्सीड योर मिनिमम। सिंपल शब्दों में ऑथर ये कहना चाहते हैं कि आप अपने मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पे अचीव करने के लिए उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें जिसका बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से फ्यूचर एस्टिमेट किया गया हो और जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से मैच करता हो या उससे ज्यादा हो। और इस कंजर्वेटिव तरीके से एस्टिमेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कंप्यूटेड स्टैंडर्ड डेविएशन बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन का है 15%, 3% एंड 7%। ये फिगर क्या कहता है भला? बेसिकली 15% स्टैंडर्ड डेविएशन बिटकॉइन का ये कहता है उसका जो एवरेज एनुअल रिटर्न हमने देखा 30% था, तो वो नेक्स्ट ईयर या तो वो 30% माइनस 15% यानी 15% लो हिट करेगा, या 30% प्लस 50% इक्वल्स टू 45% हाई हिट करेगा। यानी बिटकॉइन इस एस्टिमेट से या तो 15% तक लो आएगा या फिर 45% तक हाई जाएगा। तो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स थे 18% और बिटकॉइन का सबसे लो एक्सपेक्टेड रिटर्न होने वाला है 15%। तो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर हम इथेरियम और लिटकॉइन का स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें जो 3% और 7% था, तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार का होगा। इथेरियम में एवरेज एनुअल रिटर्न था 20%, स्टैंडर्ड डेविएशन था 3% का, तो लो पॉइंट होगा 17% या हाई पॉइंट होगा 23%। लिटकॉइन में एवरेज एनुअल रिटर्न था 25% का, स्टैंडर्ड डेविएशन है 7% का, तो ये लो पॉइंट हिट कर सकता है 18% तक का या हाई पॉइंट हिट करेगा 32% का। अगर इन तीनों का लोएस्ट पॉइंट कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा लो है बिटकॉइन का, उसके बाद है इथेरियम का और सबसे बेहतर है लिटकॉइन का जो है 18%, जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से मैच भी करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपके बेहतर रिटर्न दिलाने में। तो ये था स्ट्रैटेजी नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आप मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न से ये डिसाइड करते हो कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरा स्ट्रैटेजी है क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग का डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि आपको डाइवर्सिफाई करना है अपनी इन्वेस्टमेंट, यानी सारे पैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना स्मार्ट डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन या कोई भी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो
तो ये सारे ही सेम क्लास ऑफ फाइनेंशियल एसेट में आते हैं, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। और इसके चांसेस काफी हाई है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है क्रिप्टो करेंसी में, या फिर इलान मस्क ने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया बिटकॉइन के बारे में, तो इसका इम्पैक्ट सेम फाइनेंशियल एसेट पे पड़ता है, यानी क्रिप्टो करेंसी पे। और जो भी क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्ट किया है, उन सब की वैल्यू एक साथ कम हो जाती है या फिर एक साथ बढ़ जाती है। इसीलिए सेफ साइड के लिए हमेशा आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने पैसों को। स्ट्रैटेजी नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, वो है कॉस्ट एवरेजिंग मेथड का। ये बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी है, इवन अगर मार्केट प्राइस ड्रॉप कर जाए क्रिप्टो करेंसी में। तो चलिए सीखते हैं कैसे कॉस्ट एवरेजिंग काम करता है। कॉस्ट एवरेजिंग एक मेथड है इन्वेस्टिंग में, जहां पर आप ज्यादा यूनिट खरीदते हो किसी भी फाइनेंशियल एसेट का, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज हो, बॉन्ड्स हो, स्टॉक्स हो, जब भी उनका मार्केट डाउन हो। आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों भला मार्केट डाउन होने पर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तो रिस्की है और शायद बेवकूफी भी, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का एक कोई भी कॉइन खरीदा, और जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया, उसका ठीक एक दिन बाद उस कॉइन का वैल्यू गिर गया, 6,000 हो गया। यानी आपने एक दिन में 4,000 रुपए का लॉस फेस किया, या 40% लॉस आपके इन्वेस्टमेंट पे हुआ। अब आपको अपने पैसे निकालने हैं, एटलीस्ट तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपके 6,000 रुपए 10,000 रुपए ना बन जाए। देखिए अब आप कैसे कॉस्ट एवरेजिंग से प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपने 6,000 इन्वेस्ट करके एक और सेम कॉइन खरीद लिया, तो अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 10,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 16,000 रुपीज। तो इसका एवरेज कितना निकलेगा? यानी 8,000 पर कॉइन। आपके पैसे का ब्रेक इवन निकलने के लिए उस कॉइन को पहले 6,000 से 10,000 तक आना पड़ता, लेकिन अगर वो अब 8,000 पर भी आ जाए तो आपको अपने इन्वेस्टेड पैसे ऊपर हो जाएंगे। और अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और उस कॉइन का वैल्यू अगर फिर से 10,000 रुपए हो जाए, तो आपके पास 2 कॉइन्स है, यानी आपके 2 कॉइन्स का वैल्यू हो जाएगा 20,000 रुपए, और आपने इन्वेस्ट किया है 16,000। तो आप यहाँ पर 4,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो कॉस्ट एवरेजिंग मेथड से। तो अब आते हैं पार्ट 1 के कंक्लूजन में, यानी बुक 1 द आर्ट ऑफ होल्डिंग, जिसका मतलब है होल्डिंग, जहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बाय और होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी एक इवोल्यूशन ला सकता है फाइनेंशियल सिस्टम में, और हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, जिसके लिए हमें स्मार्ट वर्क और साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, जहां पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको सक्सेसफुली पैसे बनाने हैं क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके। अगर हम रिकैप करें तो आज हम सभी ने ये सीखा क्रिप्टो करेंसी के हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हमने सीखा कि होल्डिंग टर्म एक स्पेलिंग मिस्टेक है होल्डिंग का, जिसका मतलब होता है कि आपको क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रखना है। सक्सेसफुली होल्ड करने के लिए 2 सबसे जरूरी फेज हैं। पहला है प्री होल्डिंग फेज एंड दूसरा है एक्चुअल होल्डिंग फेज। प्री होल्डिंग फेज में क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में एंटर करने से पहले हम सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट गोल और पर्पस डिसाइड करते हैं कि हमें इसमें एंट्री क्यों लेना है। तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे ये बताइए कि क्यों आप क्रिप्टो करेंसी का ये कोर्स देख रहे हो और आपको क्यों एंटर होना है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। उसके बाद आपको एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एस्टिमेट करना होगा जो आपको अचीव करना है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके। अपना रिस्क एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और व्हाइट पेपर्स यानी ICO को भी पढ़े, जिससे कि आप नए कॉइन्स उनके इनिशियल स्टेज में खरीद सके और ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सके। क्रिप्टो होल्डिंग स्ट्रैटेजी में हमने सीखा नंबर 1, यूज मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न टू चूज योर क्रिप्टो करेंसीज, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके हमें उस क्रिप्टो करेंसी को चूज करना चाहिए जो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न से मैच करता हो। नंबर 2 स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन, जो मैं इस वीडियो में आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि अपने सारे पैसे क्रिप्टो करेंसी में ना इन्वेस्ट करें, बल्कि अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें। तीसरा है कॉस्ट एवरेजिंग मेथड के बारे में हमने सीखा, जहां पर अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो वहां पे आप कैसे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इन्वेस्ट करके। तो ये था पार्ट 1 ऑफ क्रिप्टो करेंसी कोर्स। नेक्स्ट पार्ट में आप और चीजें सीखेंगे और डिटेल में सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज के सारे वीडियोस देखेंगे, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कॉम्प्लेक्स चीजों को आपके साथ बिल्कुल सिंपल